अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हम मराठी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मराठी की चैप्टर में, मराठी के इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इसका तमहीद बांधते हुए मैं पहले आपको कुछ पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं उसका मैं आपको थोड़ा यादा कराना चाहती हूँ। हमने इससे पहले बी द बेस्ट पोएम देखी थी इंग्लिश की, है ना। तो मैं सब्जेक्ट को रिलेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो बी द बेस्ट में क्या था, उसमें शायर कह रहा है कि आपकी जो सलाहियतें हैं, जो आपको मिल रहा है, आपको जो चांसेस मिल रहे हैं, जो आप में अंदर सलाहियत है, उसे उभारे और अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचाए और दुनिया को भी फ़ायदा पहुंचाए। कुदरती तौर पर जो आपको सलाहियतें दी गई है उसका फ़ायदा उठाना है। अब यहाँ पर हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह है, कुदरत से जुड़ी हुई है। और कुदरत इंसान के लिए अपने शौक़, अपने काम पूरे करने के लिए किस तरह ज़राए पैदा करती है, फ़राहम करती है, वो यहाँ पर बताया गया है। इंसान जब तरक्की पे कर रहा था तो उसने आँख, फिर रफ्तार, इन चीज़ों का कुदरत से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है ना। पहले जब लोग जंगल में रहा करते थे, आग कैसे जलाई, पत्थरों के घसाव से इस तरह से आग पैदा हुई। जब आग थोड़ी और वो हुई, फिर रफ्तार, पहिए जब इन्वेंशन में आए, पहिए जब आए तो यहाँ पर रफ्तार बढ़ी। तो ये चीज़ें कहाँ से आई? कुदरत से ही इंसान ने लिए हुई है। तो वो कुदरत से हमको बहुत सारे चीज़ें हमारी तरक्की के लिए मिलती हैं, वही चीज़ें हमको यहाँ पर इस सबक में पढ़ना है, इस पाठ में पढ़ना है। मैं यहाँ पर आपके निसाब का मराठी का जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, दूसरा पार्ट, मी चित्रकार कसा झालो, यहाँ पर ये जो सबक है बहुत अच्छा सबक है, सबक आमूज सबक है ना। मतलब ये जो सबक बताए जाते हैं, जो सिलेबस बताया जाता है, इसमें से आपको सीखना है बहुत कुछ। तो यहाँ पर जो चित्रकार कसा झालो, ये जो है एक्सपीरियंस है, अपनी तजुर्बे की कहानी जो है वो यहाँ पर लेखक आपके साथ शेयर कर रहा है। जो इसके मुसन्निफ़ है लमा कड़ू, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं और वो आइडिया भी दे रहे हैं। वैसे आप खुद भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत से आइडियाज़ लगाते हैं। जब कोई क्राफ्ट की चीज़ बना रहे हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें आप बनाते करते हैं, तो आप आइडियाज़ लगाकर वो चीज़ें तैयार भी करते हैं। इस तरह से आप भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सिर्फ अपने आप को कंपेयर करके देखिए और उसमें और ज़्यादा चीज़ निखार लेकर आइए। तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ आपको। बताने से पहले एक दो चार चीज़ें मैं बताऊँगी कि हम जो सबक पढ़ रहे हैं, हम भी इसी में से कर रहे हैं कि हमारे ज़राए कम हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो हमने रोका नहीं है। हमने कुदरत में से दूसरी चीज़ें लिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। कुदरत की देन है, इंसानों की तरक्की की देन है, कुदरती तौर पे ही उनको मिली हुई है और उन्होंने इसको आगे बढ़ाकर हमको दिया है। मतलब ये भी हम कुदरत में से ही ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोशिश रुकी है क्या? हमारा काम रुका है क्या? नहीं। हम स्कूल बंद होने के बावजूद भी हम पढ़ रहे हैं घर में, बहुत हद तक नहीं, एकदम सक्सेसफुली नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो हमारी पढ़ाई चालू है। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, हम रुके नहीं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी जो मुसन्निफ़ है, लेखक है, वो यही कर रहे हैं कि मतलब अपनी चीज़ें कुदरत में से लेते जाओ और अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए मैं एक दो चार चीज़ें बोल दूँ कि आप मराठी हार्ड वर्ड्स को जो है अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करके उसके उर्दू में से मायने पेंसिल से अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी लिख सकते हैं, या अंडरलाइन कर लीजिए और नोटबुक में वो वीडियो रिवर्स करके भी आप नोट कर सकते हैं। कि तो मराठी के हार्ड वर्ड्स जो है उर्दू में याद करना सही बात नहीं है। मराठी के हार्ड वर्ड को इजी मराठी में पढ़ना चाहिए, इससे वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपके जब आंसर्स आपको लिखना है वो सेल्फ लिखने में मदद होगी। फिर उसके बाद और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि मेरा बोलना सिर्फ आप सुन रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। सुनिए और आपकी बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में ज़रूर उसके ऊपर जो मैं पढ़ रही हूँ उसके ऊपर उंगली रखकर उस अक्षरों को, हुर्फ़ों को
ध्यान से देखिए तो ताकि आपको समझ में आए कि उसकी लिखावट कैसी है, किस तरह से लिखना है। तो आपकी नज़रों में पढ़ना और लिखना दोनों भी हो यहाँ पर होते रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं चैप्टर का नाम लिख दूँ, उसमें भी मैं 2 चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ। ध्यान से देखिए। मी, चित्रकार कसा झालो। क्या रहेगा यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। मी चित्रकार कसा झालो, सवाल पूछा है उसने? नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, अपने बहुत एक्साइटमेंट के तजुर्बे वो अपने साथ बयां कर रहे हैं। तो हम जब तजुर्बा या हैरानी या हमारे अंदर के फीलिंग्स जब हम बताते हैं, तो जब हम सवाल पूछते हैं तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, है ना। जब हम सवाल लिखते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। जब हम हैरानी, अपनी ताज्जुब, सडन इमोशंस जब हम ज़ाहिर करते हैं तो लास्ट में क्या देते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सवाल नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए है कि ये अपने जज्बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके जो खुशी की फीलिंग्स है वो यहाँ पर बता रहे हैं। फिर उसके बाद और एक चीज़ बताऊँ मैं, मी ये सर्वनाम है यहाँ पर, है ना। मी ये सर्वनाम है। यहाँ पर हम 2 से के ज़्यादा देखेंगे, वाहिद और जमा का। यहाँ पर लेखक अपने बारे में बता रहा है, यानी वो फर्स्ट पर्सन है, वाहिद का सिगा है, तो वहाँ पर मी है। और ये मी जो है हमेशा इसकी जो मात्रा रहेगी हमेशा वो दीर्घ वेलांटी रहेगी। हमेशा याद रखिए, मराठी में बहुत सारे उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मराठी लिखने में मिस्टेक करते हैं। म की जो मात्रा मी यानी मैं, जो सिंगुलर वाहिद पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, उसको मराठी में मी ये वर्ड यूज़ करते हैं। मी ये वर्ड शब्द यूज़ करते हैं तो उसकी जो वेलांटी आती है हमेशा वो बड़ी वेलांटी रहती है, बड़ी की मात्रा रहती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इसके लेखक है ल.म. कडू। ये एक बहुत जाने माने लेखक है। इन्होंने बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारी इनकी किताबें लिखी हुई हैं, इन्हें बहुत सारे इनाम भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पर मैं चैप्टर की शुरुआत करती हूँ, पार्ट पढ़ती हूँ तो ध्यान से सुने, और जिसके पास बुक्स है वो बेहतर है कि मैं जो बोल रही हूँ वो लाइन के ऊपर अपनी उंगली रखकर पढ़ें भी साथ में। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। प्रथम निसर्ग। आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं आहे। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सृजनाच्या वाटा आपसूक सापडतील। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। यानी जब लेखक आप लोगों की एज का था तब उन्होंने जो एक्सपीरियंस, अनुभव यानी एक्सपीरियंस किए, जो देखे वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। प्रथम निसर्ग, सबसे पहले कुदरत। निसर्ग यानी क्या? कुदरत। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ और उसके बाद उर्दू के मायने बोल रही हूँ तो उसको अंडरलाइन कर लेना वो वर्ड को, और उसके मायने उर्दू में लिख लेना। आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नहीं। सबसे पहले कुदरत को हमने कुदरत को भुलाकर कभी भी कुछ नहीं चलेगा। मतलब निसर्ग को हमेशा याद रखना है, उसको भुलाकर हम कामयाब नहीं हो सकते। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचे। उसके ख़िलाफ़ में न जाते हुए हमेशा उसकी मर्ज़ी में रहना, ये कभी भी इंसान के फ़ायदे में रहेगा। मतलब हमारे फ़ायदे में रहेगा कि वो कुदरत के ख़िलाफ़ में ना जाए, कुदरत के मर्ज़ी में रहें। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं। पालन पोषण यानी
परवरिश, देखभाल, पालना पोसणं. निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. नाना कला, नाना यानी किस्म किस्म के, अक़साम, तरह तरह के, डिफरेंट डिफरेंट. कला यानी फ़न, आर्ट्स जो रहते, कलाकारी. तो कुदरत जो है हमको तरह तरह के फ़न सिखाता है, हमको अलग अलग आर्ट्स हमको सिखाता है. निसर्ग ढूंढाड़त रहा, निसर्ग ढूंढाड़त रहा. ढूंढाड़त रहा यानी खंगालते रहना, ढूंढते रहना कुछ तो भी निसर्ग में. तुम्हाला सृजनाच्या वाटा आपसूक सापडतील. सृजनाच्या यानी तख्लीक़ की राहें, वाटा यानी राहें, आपसूक यानी अपने आप मिल जाएंगी. तुम लोगों को तख्लीक़ की, क्रिएटिविटी की राहें जो है अपने आप मिल जाएगी. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं. घनदाट जंगल, दुधडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी रानं, अवघा आनंदी आनंद. तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो यानी मैं अपनी च कहानी बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ. माझं प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक यानी प्रायमरी एज्युकेशन एका लहानशा यानी छोटेसे खेड्यात झालं. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य, अतिशय यानी निहायत, बहुत खूबसूरत, निसर्गरम्य यानी कुदरती नज़ारों से भरा हुआ, कुदरत के खूबसूरती से भरा हुआ. आणि सुसंस्कृत यानी वेल कल्चर्ड, तहज़ीब वाला. उनका गांव कैसा था? छोटा था पर कुदरत के नज़ारों से भरा हुआ और तहज़ीब वाला गांव था. घनदाट जंगल यानी बहुत ज़्यादा घने गहरे जंगल भी थे उनके आसपास, गांव के आसपास में. दूधड़ी भरून वाहनारी नदी, दूधड़ी भरून यानी बहुत लबरेज होके फुल पूरे बहाव से बहने वाली, लबालब भर के बहने वाली नदी. नीले डोंगर, नीली पहाड़ियाँ, हिरवी रान यहाँ पर खेतों को भी बोलते हैं, और छोटे छोटे जंगलात जो मतलब पहाड़ी हिस्सा इलाका रहता है उसको भी बोलते हैं. हरियाली मतलब उनके गांव में ज़्यादा थी. अवघा आनंद ही आनंद, सब खुशहाली ही खुशहाली. अशा वातावरणात माणसातील सृजनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. अब ऐसे माहौल में, वातावरण यानी माहौल, ऐसे माहौल में इंसान की तख्लीक़ी सलाहियत, सृजनशीलता यानी तख्लीक़ी सलाहियत उफाड़ून आली नहीं तर नवलच. अगर वो तख्लीक़ी सलाहियतें अगर जोश किस्से के साथ बाहर अगर आई नहीं तो ये हैरानकुन करने वाली ही बात है, हैरानकुन बात है. माझा एक मित्र होता, आम्हाला खूप वाटायचं. अब यहाँ पे देखो, अब तक मैंने बोला कि आपको यहाँ पर मराठी के इस चैप्टर में 2 सेगे देखने को मिलेंगे, वाहिद जमा के. यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मी, मैं, माझा, माझं, ये मी पाहिलेलं, माझ्या, ये सब मैं के सेगे आए. अब यहाँ पर उन्होंने अपने दोस्तों को शामिल किया, यानी एक से ज़्यादा लोग हो गए. यानी अब यहाँ पर मी का जो फर्स्ट पर्सन का जमा का सेगा है वो आएगा. जैसे कि अब यहाँ पर उन्होंने अपने दोस्तों को शामिल किया है, जो भी उनके एक्टिविटीज़ रहते थे उसमें अपने दोस्तों को शामिल किया हुआ है. माझा एक मित्र होता, आम्हाला खूप वाटायचं यानी उनको लगता था, उनको एहसास होता था कि आपण चित्र काढावीत. उनको लगता था, उनको ख्वाहिश होती थी कि हम भी चित्रकार बने, तस्वीर निकालें. पण काय करणार, लेकिन क्या करेंगे, आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती. साधन यानी जराए, पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागद ही नव्हता. अब ड्राइंग करने के लिए हमको क्या क्या लगता है, पेंसिल, ब्रश, कलर्स, ये सारे लगते हैं. लेकिन वो तो छोड़ो, वो तो सेकेंडरी है. मगर पहले, सबसे पहले हम ड्राइंग करते किस पे है? जो मेन चीज़ होती है वो ड्राइंग शीट होती है ना, पेपर होता है. तो उनके पास पेपर भी नहीं रहता था. फिर अभ्यासाची एकच वही, पाटीवर लिहिण्याची एकच पेन्सिल, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची, दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती. मतलब देखो, गरीबी के हालात में भी ये लोगों को अगर कोई ख्वाहिश होती थी तो उसको रोकना पड़ता था. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको ऐसा है क्या? नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं. अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है ना.
अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जब इन लोगों के पास पेपर नहीं होता था तो रहता क्या था इन लोगों के पास, सिर्फ पढ़ाई की अभ्यास यानी होमवर्क की सिर्फ एक कॉपी रहती थी, नोटबुक रहती थी बयाज, और क्लासों को क्या पे करते थे, पार्टीवर यानी स्लेट पे, स्लेट जो रहती थी ना स्लेट पे करते थे, और उस पर लिखने के लिए जो कलम आती थी वो कलम जो होती है चौक पीस जो होता था, तो वो तख्ती पे लिखने के लिए जो पेंसिल के टुकड़े भी हो गए तो वो कलम को उठाकर वो वही संभाल कर उनको लिखना रहता था। क्यों, तो वो दूसरी मिलने की कोई वही नहीं रहती थी। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना, वात्रटपणा वाटायचा। अब सबसे इसके अलावा भी, शिवाय यानी इसके अलावा सबसे बड़ी अड़चन या डर ये था, धाक यानी डर, कि चित्रबित्र काढलेली यानी तस्वीर वस्वीर उतारी हुई ना मास्टर को यानी टीचर को भी पसंद नहीं थी और घर वालों को भी पसंद नहीं थी। वात्रटपणा वाटायचा यानी टाइम का खराबा करना ऐसा लगता था। वैशाख महिन्यातलं ऊन करपून टाकणारं असायचं। वैशाख महिन्यात वैशाख बोले तो मराठी महीने चैत्र वैशाख, जैसे जनवरी फरवरी है, फिर हमारा मुहर्रम सफ़र ये हैं हमारे रमज़ान शाबान जो महीने हैं, तो वैसे मराठी के भी महीने होते हैं चैत्र वैशाख। वैशाख ये जो है सेकेंड मंथ आता है, और ये लोगों का जो मंथ होता है, ईयर जो है वो गर्मा से शुरू होता है, यानी मार्च जो शुरू गर्मा होता है चैत्र, और फिर उसके बाद वैशाख। वैशाख बोले तो मई, अप्रैल में की जो झुलसा देने वाली धूप रहती थी उस महीने की बात कर रहे हैं यहाँ पर लेखक। आम्ही गावातील सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। डोह बोले तो क्या, अब नदी का जिक्र हो रहा है। नदी के डोह में यानी नदी जो है वो एक सपाट लेवल पे नहीं रहती, फ्लैट लेवल पे नहीं रहती। जैसा हौज का या स्विमिंग पूल का जो हौज रहता वो क्या रहता, पूरा सपाट एक लेवल का रहता। नदी की जो ज़मीन रहती है वो खड्डों भरी होती है, कहीं नीचे कहीं ऊपर। हम चल रहे कमर तक पानी है और एकदम डुब गए अंदर, मतलब वहाँ पे गड़ा था। मतलब नदी की जो सतह होती है वो एक लेवल में नहीं होती है, नीचे ऊपर होती है। तो जो नीचे ऊपर होने की वजह से जो गड्ढों में पानी बैठ जाता है, रुक जाता है, तो वो बच्चे वो नदी के गड्ढों में जाके अपने तैरने की कोशिश करते थे या वहाँ पर वो मस्ती करते थे। अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचो। गर्मी लगी तो पानी में जाके बैठते थे, जब गर्मी जिस्म में ठंडक महसूस है तो वो नदी के किनारों पर आकर बैठ जाते थे। काठालगत खूप खडक होते। पाण्याच्या प्रवाहामुळं गुडगुडीत सपाट झालेले लांब रुंद पसरलेले आम्हाला तिथंच आमचा कॅनवस सापडला। अब देखो उनको कुदरत में से एक चीज़, उनकी ख्वाहिश पूरी करने वाली एक चीज़ का यहाँ पर इंतज़ाम हो गया। उनकी सोचने की सलाहियतों से उनको यहाँ पर एक चीज़ हासिल हो गई। वो क्या थी, कैनवस पेपर यानी ड्राइंग शीट जो होती है। अब यहाँ पर किसको बोले उन्होंने ड्राइंग शीट, हम देखते हैं ज़रा। नदी किनारे जो लंबे सपाट और बहाव से जो पत्थर जो है चिकने फैले हुए जो हो जाते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर जो है वो पानी के बहाव से फ्लैट हो गए। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड होता है ना, चिकना एकदम सपाट एक लेवल में, उस तरह से वो पत्थर हो गए थे। तो ये ऐसे ही उनको लंबे फैले हुए दराज पत्थर आसपास में मिल गए और वो उसकी को उन्होंने अपना कैनवस बना लिया। भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती। अब ये ऐसे बड़े फैले हुए पत्थर पे, दराज पत्थरों पे लोगों को अपनी दिल भर के चित्रकारी करने की को जगह मिल गई। पण काढणार कशानं काढणार, लेकिन ड्राइंग करेंगे किससे, तो ही मार्ग सापडला, वो भी रास्ता उनको मिल गया। कहाँ से मिला, कुदरत में से ही मिला। कैसे मिला देखते हैं। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो। जो गांव में ये लोग रहते थे वहाँ पर की ज़मीन जो है लाल रंग की, तांबूस यानी लाल रंग की, मुरुम रहता था वहाँ पर। तो वो मुरुम के जो है, मुरुम यानी नाखिस पत्थर के जैसा होते हैं,
शिवाय पिवळट रंगाची दगडही सापडतात. पीले रंग के पत्थर भी मिलते थे. ते दगड आपटले याने पटके की त्याची पिवळी पिवळी फक्की पड़ते. फक्की यानी पाउडर सफ़ूफ. वो सफ़ूफ उसको पटके तो सफ़ूफ मिलता था, मतलब उससे सफ़ूफ हासिल होता था. अगदी पिठासारखी असते. पीठ यानी आटे की जैसी. हवं तसं पाणी घातले की पिवळा रंग तयार. जिस तरह हवं यानी जितना चाहिए, जैसे चाहिए वैसे पानी उसमें मिलाए की पीला रंग तयार हो जाता था. मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं. रेखाटने यानी लाइनें खींचना शुरू हुआ. मुरुम के जो पत्थर थे, मुरुम के जो पत्थर थे उसको पानी में भिगाने के बाद पत्थर पे करते थे, लकीरें उतारते थे. उससे वहाँ से उनकी ड्रॉइंग शुरू हो गई. काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं. गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो. रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या. अब जब कैनवस मिल गया निकालने के लिए उनको चौक मुरुम का लाल मुरुम का चौक मिल गया, तो उन्होंने अब ऐसा हो गया कि क्या क्या ड्रॉ करना और क्या क्या नहीं, ऐसा हो गया. अब कैसा करते थे वो, घंटों घुटनों के बल खड़े रह के रेश यानी लकीरें निकालने में मसरूफ़ हो जाते थे. दंग व्हायचो यानी मसरूफ़ हो जाते थे. रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं. लाइन ड्रॉ करते हुए थोड़ा हाथ भर आगे गए तो गर्मी की तपिश से क्या होता था, वो जो लाइन ड्रॉ की है वो सूख जाती थी. एकदम लाल जर्द रंग की लाइन उभर कर आ जाती थी. उसमें उन लोगों को बहुत मज़ा आता था. आणखीन सुरसुरी यायची यानी और उनको ख्वाहिश होती थी. तापलेल्या खडकावर टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नाही. घंटों वो घुटनों के बल खड़े रह के ड्राइंग निकालते थे. घुटनों के बल खड़े रहने से घुटनों की स्किन छिले जा रही है, उसका उनको ध्यान ही नहीं रहता कि छिलके निकल रहे हैं. लेकिन जो उनको मज़ा आता था वो ड्राइंग करने में मज़ा आता था. मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं. काही दिवसानं वाटलं की यात रंग भरावेत. अब कुछ दिन से उनको लगा कि अब ड्राइंग तो बन के तैयार हो गई, अब थोड़ी उनकी ख्वाहिशात बढ़ गई कि अब इसमें कलर भी भरने चाहिए. बनते कुठून आणणार. त्या दिवसात काटे सावर फुलते, लाल भडक होते. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगळले की जांभळा रंग मिळतो. अब ये लोगों ने कलर भी कहाँ से लिए, कुदरत में से ही ढूंढ के निकाले. काटे सावर नाम का एक पौधा होता है, कपास का होता है. उसमें जब उसमें बाहर आती है तो जर्द लाल रंग के फूल खिलते हैं. तो उसका जो पराग रहता है, अंदर का जो पराग निकालते हैं, तो वो अगर पानी में सुरघड़ ले यानी मसले तो उसमें से जामुनी रंग का, जांभळा यानी जामुनी रंग मिळतो. शेंदेरी नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. एक शेंदेरी नाम का एक प्लांट है, उसके जो बीज रहते वो ऑरेंज कलर का भगवा रंग उससे हासिल किए वो लोगों ने. पानांचा हिरवा, कुछ पान जो रहते हैं, पत्ते रहते हैं, उनका हरा रंग करे. चुन्याचा पांढरा, जो चूना होता है, दीवारों को चूना जो रंग रोगन करते हैं तो वो जो वाइट कलर होता है उसका उन्होंने वाइट कलर का यूज़ किया. कुंकुआचा लाल, जो हिंदू औरतें माथे पे जो कुंकू लगाती है उसका उन्होंने लाल रंग लिए. आणि दगडाचा तर पिवळा होताच. जो इससे पहले उन्होंने बताया कि उनके पास एक पीले किस्म के पत्थर रहते थे, उसे पटके तो क्या निकलता था, पाउडर. हाँ, तो अब कलर का इंतज़ाम हो गया. ब्रश कहाँ से लेके आएंगे, देखते हैं कहाँ से लिए उन्होंने ब्रश. बांबूची कोड़ी काळी घेऊन पुढं टोक ठेचलं. आप मिसवाक करते हैं, कभी देखे मिसवाक, तो जो मिसवाक जैसा होता है, तो उन्होंने कहाँ से करे, बांबू जो प्लांट होता है ना, तो बांबू के जो है उसमें बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं. तो बांबू के कौनली डंठल तोड़े और उसको सामने के हिस्से को ठेच दिए, उसको मसल दिए. मसल के उसको
ब्रश नुमा बना लिए, जैसे हम मिसवाक करते हैं, मिसवाक के सामने की एक सिरे को हम चबा कर उसको थोड़ा नरम करते हैं, उसमें से रेशे जब बाहर निकलते हैं तो हम उससे वो करते हैं। उसी तरह उन्होंने ब्रश का इस्तेमाल, बाम्बू के डेंटल से ब्रश बना लिया। अब ब्रश भी मिल गया, कलर भी हो गया, कैनवस तो उनके पास था ही। तहान भूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो, नज़र जाईल तिथपर्यंत चित्रच चित्र। अब देखो, इमेजिन करो, उन्होंने चित्रकारी किए और फिर एक ऐसे नदी का एक हिस्सा है जो बहुत बड़े बड़े पत्थर है, सपाट चिकने ब्लैक बोर्ड नुमा पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने बच्चों ने बहुत सारी चित्रकारी करे और उसको कलर करे। तो हमारे रोड साइड में जैसे जा रहे हैं तो बहुत सारे पिक्चर्स हमारे रोड साइड के बाउंड्री वॉल्स पे भी रहते हैं, देखे हैं ना आपने। तो उसी तरह अगर नदी के जो उसका जो बेसिन है उसमें बहुत सारे जो साइड बाय साइड है, तो बच्चों की जो तस्वीरें उन्होंने उतारे हैं वो अगर नज़र आती हैं तो कितना खूबसूरत मंज़र लगता था होगा। वो इमेजिन करो आप। तो लोगों ने कितनी, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक और उनकी नज़र। अब ये सिर्फ दोनों ही नहीं थे इनके सारे, अब एक को देखे तो दूसरों की हीरा सही, दूसरों ने देखे तीसरे, सब लोगों ने इसी तरह। तो हर एक के इंसान के अंदर अलग अलग खूबी रहती है, अलग अलग उसकी सोचने समझने की सलाहियत रहती है, उस हिसाब से वो अपनी तस्वीरें भी निकाल रहा था। तो इस तरह से हर इंसान की, मतलब हर बच्चे के हिसाब से वहाँ पर चित्रकारी की हुई थी। नज़र जाईल तिथपर्यंत चित्र, जहाँ तक नज़र दौड़ाई जा सकती थी वहाँ तक तस्वीरें ही तस्वीरी थी। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, नदी वाहायला लागायची, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची। उसके बाद थोड़े दिन के बाद आषाढ़, वैशाख, श्रावण, उसके बाद क्या होता था, आषाढ़ आ जाता, बारिश का मौसम शुरू होता था, तो नदी में बहाव पानी का शुरू होता था और उनकी चित्रकारी जो है नदी के पेट में गड़प हो जाती थी। मतलब वो जो पत्थर जो है वो नदी के अंदर डूब जाते थे, इस वास्ते उनकी चित्रकारी भी नदी के अंदर छुप जाती थी। अब यहाँ तक हमने देखे कि देखो उन लोगों के पास ज़राए नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चित्रकारी का शौक़ पूरा किया। ना कि सिर्फ चित्रकारी की, उसको कलर भी भरे और बहुत दिन तक उसको संभाल के भी रखे। तो उसकी सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से हासिल की, सिर्फ़ और सिर्फ कुदरत में से। ना उन्होंने आर्टिफिशियल कोई रंग यूज़ करे, ना कुछ पेपर था उनके पास, बल्कि सारी चीज़ें उन्होंने कुदरत में से हासिल करें। वैसे हमारे पास भी होता है, हमारे पास भी बहुत सारी हमको चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम चाहें तो वो चीज़ कुदरत में से हम ढूंढ ढांढ कर हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसका एक अगला हिस्सा है। यहाँ पर आगे मूर्तिकला, उनको अब बारिश के बाद सरमा का मौसम रहता था, बारिश के मौसम में भी उनकी एक्टिविटीज़ बरकरार रहती थी, उनके पास खाली टाइम रहता था। और वो खाली टाइम में क्या करते थे, तो वहाँ पर उन्होंने आगे ज़िक्र किया हुआ है कि वो मूर्ति बनाने का शौक़ पूरा करते थे। तो मूर्ति बनाने का शौक़ जो है उनकी, जो उन्होंने उसके लिए जो आइडियाज़ लड़ाए हैं कुदरत में से, कहाँ से उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से तजुर्बे किए, कहाँ से हासिल किए, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जो इंशाल्लाह हम अगले पीरियड में इसका खुलासा करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।